थर्ड टाइप जो है हमारे पास वो है मॉडरेट रिएक्शन रेट्स। इनका ना तो इतना ज़्यादा रेट होता है कि हम इनको कैलकुलेट ना कर सकें, ना इतना स्लो है कि जो हमारे यूज़फुल में ही ना हो, मतलब ईयर्स या मंथ्स में नहीं है, तो एक मॉडरेट टाइम है। अब जब हम बात करते हैं, हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास एक नॉन रिएक्शन की, अगर हम बात करते हैं N2 + 3H2 और ये हमारे पास बन रहा है NH3। जर्नल जैसे कि आप जानते भी हैं हैबर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम इसकी बात करते हैं रिएक्शन रेट की। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो N और N का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, सेम एज इट इज़ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। इसके अंदर कुछ टाइम गेन हो जाएगा क्योंकि इन कोई बॉन्ड को पहले ब्रेक करना है और उसके बाद यहाँ पे जो प्रिपरेशन होगी अमोनिया की, बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगी। तो बेसिकली ये हमारे पास कोवलेंट रिएक्शंस हैं। मोस्टली जो हम बात करते हैं वो कोवलेंट रिएक्शंस की होते हैं। ये शायद आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा भी हो कि ओरिजिनलिटी में आयनिक बॉन्ड होता ही नहीं है, जस्ट हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस के ऊपर हम उसको कह देते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड है। तो उसको अगर मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं तो वो इस तरह है कि अगर 0 से 0.7 के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो हम उसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। 0.7 से 1.4 तक है तो हम उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और अगर 1.4 से अबव है तो फिर हम उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अदरवाइज कोई भी एटम अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करता। भारत हम आते हैं अपने टॉपिक वापस। तो ये है हमारे पास थर्ड टाइप जिसके अंदर हम कहते हैं रिएक्शन हमारा मॉडरेट होता है। अब आ जाते हैं हम अपने रेट के ऊपर। रेट के अंदर हमने जो सबसे पहली डेफिनेशन लिखी थी तो मैं उसको दोबारा यहां पे बताता हूं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ये हमने डेफिनेशन लिखी थी। अब जब भी हम किसी भी चीज के चेंज को काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। चेंज हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैलकुलेट होता है। तो यहां पे जब हम बात करते हैं रेट, हमारे पास दो तरह के आ जाते हैं। एक हमारे पास आता है एवरेज रेट और दूसरा है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एवरेज रेट की। इंस्टेंटेनियस रेट बेसिकली हम टेंजेंट ड्रॉ करके ग्राफ पेपर के ऊपर रिएक्शन रेट का, देन हम इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करते हैं, और एवरेज रेट हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे इसका। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एवरेज रेट की। अब हमारे पास एक जर्नल रिएक्शन हम कंसिडर करते हैं। रिएक्शन है हमारे पास, ए रिएक्टेंट है और हमारे पास ये कन्वर्ट हो रहा है बी में। मतलब ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट, और ये हमारे पास है प्रोडक्ट। हमने डेफिनेशन लिखी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारे पास है स्क्वायर ब्रैकेट ए में। जैसे कि आपने रेट लॉ जो पढ़ा, लॉ ऑफ मास एक्शन, उसके अंदर आपने कहा था किसी भी कंपाउंड को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम मोलर कंसंट्रेशन में रिप्रेजेंट करते हैं और वो स्क्वायर ब्रैकेट में किया जाता है। अब जब हम इसका एवरेज रेट फाइंड करेंगे, एवरेज रेट हमारे पास होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये हमारे पास एवरेज रेट है। अब चेंज हम कहते हैं वेरी स्मॉल चेंज की, हम यहां पे लार्ज चेंज की बात नहीं कर रहे। अब जब वेरी स्मॉल चेंज की हम बात करते हैं तो हम उसको डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। आपने मैथ के कुछ कोर्सेज भी पढ़े होंगे, अगर आप बीएस केमिस्ट्री कर रहे हैं या एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं तो वहाँ पे डिफरेंशियल के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा। तो जब हम स्मॉल चेंज की बात करते हैं तो हम यहाँ पे डील करेंगे डिफरेंशियल के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
डी कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी। डी बेसिकली चेंज को, स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है नेगेटिव। अब ये हमने नेगेटिव का साइन क्यों यूज किया, नेगेटिव का साइन यहां पे क्यों यूज किया? जैसे कि आप अगर आप देखें कि यहां पे हम कहते हैं कि 50 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास रिएक्टेंट ए के, 50 मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट ए के। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, बी पहले क्या था, 0 था, अब ये कन्वर्ट होके 10 हो गया और फिर टाइम गुजरेगा 30 होगा, 50 हो जाएगा। अब वो तो इंक्रीज हो रहा है, ए क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब भी आप चेंज की बात करते हैं और डिक्रीज की बात करते हैं तो वहां पे क्या लगाएंगे, नेगेटिव। तो ये हमारे पास एवरेज रेट है किस रिएक्शन का, रिएक्शन ए इंटू बी का। अब हम बात स्टार्ट करते हैं। यहां पे हमने बात की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। जो दूसरी हमारे पास डेफिनेशन थी वो थी रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ये दोनों बेसिकली रेट को काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब रिएक्शन हमारे पास वही है, दोबारा से लिखता हूं मैं यहां पर A इंटू बी। अब जो हम लिखेंगे रेट वो हमारे पास होगा डी बी डिवाइडेड बाय डी टी। अब यहां पे हमने नेगेटिव का साइन नहीं लगाया। अब नेगेटिव का साइन यहां क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां पे जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रही है, बी की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो क्या है, इंक्रीज हो रही है। अब जो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, ये तो हमने बहुत सिंपल सी एग्जांपल ली, हमें समझ आ गई। अब प्रॉब्लमेटिक जो चीज़ें हैं वो ये हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल जर्नल ही हम कंसीडर करेंगे ताकि आपको थोड़ी सी समझ आए, 2x प्लस वाई कन्वर्ट होके हमारे पास 2z बन गई। ये हमारे पास एक और हमने कंसीडर कर लिया। अब जब इसका हम रेट काउंट करते हैं, इसका हम रेट काउंट करते हैं, मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को कलेक्टिवली बात करूँगा तो आपने देखना इसको। अब जब हम बात कर रहे हैं x की, जब हम रेट फाइंड कर रहे हैं x के, तो यहां पे हम लिखेंगे माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी। अब ये जो 2 है जो मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको आपने हमेशा क्या करना है, डिवाइड करना है। यहां पे मोल्स हमारे पास 1 थे इसलिए हमने उसको डिवाइड नहीं किया। अब यहां पर जो भी मोल आ जाए वो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है या टाइम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना, दोनों में से कोई एक बात कर लें। अब ये हो गया। अब जो दूसरा अगर हम निकालते हैं रेट y से, अगर हम रेट निकालते हैं y से, फिर क्या होगा, माइनस डी वाई डिवाइडेड बाय डी टी। अब ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि यहां पे हमने नेगेटिव क्यों लगाया, यहां पे नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन को, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन को। अब एक और जो मेथड हमने बात की, हम बात करते हैं प्रोडक्ट पे। ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, रिएक्टेंट को। रिएक्टेंट के साथ हमने कंसंट्रेशन को फाइंड किया और अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग इसका रेट फाइंड करेंगे। तो अब इसका जब रेट फाइंड करेंगे डी जी डिवाइडेड बाय डी टी और इसके साथ आएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय 2। जैसे कि हमने यहां पे 2 यूज किया, सेम एज इट इज यहां पे भी 2 यूज किया। ये हमारे पास एवरेज रेट है इस इक्वेशन का। तो यहां तक आपको बात समझ आ गई हो। अब हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स जो कि एवरेज रेट को कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास वही सिंपल सा रिएक्शन है जैसे कि हमने एवरेज रेट कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया, हैबर प्रोसेस का अमोनिया की प्रोडक्शन का रिएक्शन। लेकिन इसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज़ दे दी हैं कि हमारे पास 2 मोल्स हैं N2 के जो डिसअपीयर हो रहे हैं और टाइम में कितने में, 1 मिनट के अंदर। और उसके बाद हमारे पास जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वेसल का वॉल्यूम जो कि हमारे पास 1 लीटर है। अब इन सारी चीज़ों को हमने जो भी जर्नल फार्मूले बनाए उनमें पुट करना है। अब सबसे पहले हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हमने फाइंड करना है। अब रेट ऑफ रिएक्शन हम फाइंड कर रहे हैं बाय यूजिंग N2 जो कि आपको अच्छी तरह पता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 होगा। फर्स्ट हम फाइंड करते हैं, फर्स्ट में क्या होगा हमारे पास,
हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन। फार्मूला हमारे पास वही होगा, माइनस डी ए डिवाइडेड बाय डी टी। अब यहां पे ए हमारे पास क्या होगा, N2। ए हमारे पास जर्नल हमने लिया था, और यहां पे क्या होगा हमारे पास N2। पहले हम उसको फाइंड करेंगे। अब कंसंट्रेशन का जो फार्मूला है वो बेसिकली हम मोलैरिटी के अंदर कंसीडर करते हैं कि कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन होगी, और मोलैरिटी आपको अच्छी तरह पता है, मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इन लीटर या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स हमारे पास कितने हैं, 2 मोल्स डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन होल डिवाइडेड बाय 1 मिनट। 1 मिनट है, हम इसको 60 सेकंड यूज करेंगे, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है हमारे पास टाइम की। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 60। तो अब इसको हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/30 मोल पर सेकेंड और पर लीटर, ये इसकी यूनिट बन जाएगी। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाए। ये हमारे पास ए पार्ट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में हम क्या करेंगे, बी पे पार्ट में भी हमारे पास वही होगा। बी पार्ट क्या है हमारे पास, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, अच्छा यहाँ पे आप ये करेक्शन कर लें, ये N2 नहीं है, ये H2 है, क्योंकि N2 की डिसअपीयरेंस तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब हमने काउंट करनी है H2 की। अब इसमें भी सारी की सारी चीज़ें वही होंगी। यहाँ पे थोड़ा सा हम डायरेक्ट करेंगे, जनरल फार्मूला नहीं लिखेंगे। D डिवाइडेड बाय H2, सॉरी DH2 D, और यहाँ पर आ जाएगा T1 डिवाइडेड बाय 3। इसके साथ आपने माइनस भी लगाना है, यहाँ पे ये माइनस था क्योंकि ये वहाँ पे नेगेटिव आपने स्किप कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 की। तो हमारे पास क्या था, रेट इज इक्वल्स टू 1/3, और यहाँ पर हमारे पास DH2 डिवाइडेड बाय DT। अब हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 फाइंड करना, रेट हम पहले फाइंड कर चुके हैं, तो उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। रेट हमारे पास था -1/30, और यहाँ पर आ गया हमारे पास -1/3 DH2 डिवाइडेड बाय DT। अब माइनस से कट हो जाएगा, कट होने के बाद 30 यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल्स टू DH2 डिवाइडेड बाय DT। ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1/10। तो हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 क्या आएगा, 1/10, और रेट ऑफ रिएक्शन था हमारे पास 1/30। ये मैं इसके साथ साथ इनके आंसर लिख रहा हूं। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बाय अपीयरेंस ऑफ NH3। यहाँ पर हमारे पास आएगा DNH3 डिवाइडेड बाय DT। अब रेट ऑफ रिएक्शन हमने पहले फाइंड कर लिया। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या है, 1/30। 1/30 पुट कर देंगे, और इसके साथ आपने लगाना है 1/2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH2। 1/2 DNH3 डिवाइडेड बाय DT। ये सारा का सारा हमारे पास क्या है, रेट। अब 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा DNH3 डिवाइडेड बाय DT, कैंसिल हो जाएगा, और 1/15। तो ये हमारा पास जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 होगी, ये हमारे पास आ जाएगा 1/15 मोल पर सेकेंड एंड पर लीटर। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो ये हमारे पास एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी एवरेज रेट ऑफ दैट रिएक्शन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आई, समझ आया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।